दोस्तों वेलकम जल सिंह भाई स्टडी चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हमने कल पार्ट 1 में संसाधन एवं विकास पढ़ा था, तो उसके बारे में बहुत कुछ जाना था। तो दोस्तों उसमें जो क्लास हुई थी कल, उसमें पूरा पार्ट नहीं हो पाया था, तो आज इसको पूरा फिनिश कर देंगे। दोस्तों ये लैब असिस्टेंट के लिए NCERT बुक के माध्यम से हमने भूगोल की क्लासें ली जा रही हैं, तो ये फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों अब शुरू कर लेते हैं। भू उपयोग। भू उपयोग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है, जैसे वन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जिसमें खेती न की जा सके, जिसमें फायदा न हो सके, जैसे बंजर भूमि जिसमें कृषि अयोग्य भूमि हो, जिसमें खेती न की जा सके, उसमें अगर इमारतें लगाई जाए जिसमें खेती न की जा सके, उसमें इमारतें खड़ी की जाए या सड़क बनवाई जाए या उद्योग लगाया जाए तो वो ठीक रहेगा, उसके काम में लिया जाता है। जो जिसमें खेती न की जा सके उस भूमि को उस काम में लिया जाता है, इमारतें सड़क आदि उद्योग बनाने में। अब आती है तीसरा पॉइंट, प्रतिभूमि में अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि, जो चारागाह, जो अभ्यारण्य, जो नदियों के पास में जो चारागाह होती है, गोचर भूमि होती है, विस्तायगत चारागाह तथा अन्य गोचरा भूमि बहुत सारी होती है, उनके लिए होती है चरने के लिए, तो वो प्रतिभूमि होती है। भखंड कह रहा है विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र, जैसे फसल को बोते हैं उसे ही कहते हैं शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। मतलब जो फसल हमने पैदा नहीं हो रही, उस मतलब फसल पैदा नहीं हो रही है और वहाँ पर जानवरों को चरने के काम आ रही हैं, वो प्रतिभूमि के अंतर्गत आती है। खंड सा कह रहा है कि कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। ऐसी जगह भी हैं, ऐसी खेत भी हैं जहाँ पर 5 साल से खेती न की जा रही हो, तो वो बंजर भूमि हो गई, यानी प्रतिभूमि हो गई है। वहाँ पर चारागाह हो चुका है और चारागाह जानवरों के काम में आ रहा है, तो वो खेती करने लायक भूमि नहीं है, तो वो प्रतिभूमि के अंतर्गत आ जाएगी। प्रतिभूमि चौथा ऑप्शन है। वर्तमान में प्रतिभूमि जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, एक वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, या आधा वर्ष ले लो जिससे खेती न की गई हो, वो प्रतिभूमि के भी अंतर्गत आती है। खंड वह कह रहा है कि वर्तमान में प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रतिभूमि जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष की खेती न की गई हो, 1 से 5 वर्ष की कृषि मतलब न की गई हो, वह वर्तमान में प्रतिभूमि के अंतर्गत आती है। पांचवा कह रहा है कि शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, जो एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, जो सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक कृषि वर्ष है मतलब एक खेत है ये, एक वर्ष में इस खेत में एक फसल पैदा हो गई। एक से ज़्यादा फसल पैदा हो गई तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है, वो शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है और वो सकल कृषि क्षेत्र माना जाता है। आई होप अब समझ में आएगा ज़्यादा। चलते हैं भारत में उपयोग। भारत में उपयोग प्रारूप। भूउपयोग प्रारूप। भूउपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भूआकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं और इत्यादि आदि शामिल है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का क्षेत्रफल है, मतलब 32,87,263 क्षेत्रफल है इसका कुल टोटल। परंतु इसकी क्षेत्रफल है ना, उसके 93% भूभाग के ही भूउपयोग के आंकड़े उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, असम के क्षेत्र के अलावा।
इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों की भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। क्रियाकलाप बाद में पढ़ेंगे सीधा। स्थायी चारागाह के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे? वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इन फसलों को उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनका 1 या 2 बार बोया जाता है, मतलब बीज को 2 बार, 1 या 2 बार बोया जाता है। और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, अगर कृषि सफल रही, 1 वर्ष में 2 बार फसल पैदा हो गई, तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाएगा। तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। बाकी जो 46% है उस पर कृषि की संभावना नहीं है। शुद्ध निवल गए बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है और पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर ये पूर्वोत्तर राज्य आ चुके हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहां पर 10% से भी कम क्षेत्र पर खेती की जाती है, यानी इस क्षेत्र में तो 10% खेती इससे भी कम की जाती है। पंजाब और हरियाणा में 80% खेती की जाती है। तो इन राज्यों में शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात कीजिए। करेंगे इनको ज्ञात भी। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र में वन छिद्र, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। जिसकी तुलना में वन के क्षेत्र अंतर्गत मतलब बहुत क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भूउपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है, मतलब जहाँ पर खेती न की जा सके और उन पर भूउपयोग का किया जाता है, यानी उस पर इमारतें, सड़कें आदि ये बनाई जाती है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें सूखी और मरुस्थलीय होती है। ज़्यादातर राजस्थान में मरुस्थलीय भूमि बंजर भूमि रही है, जहाँ पर खेती करने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भूमि पर शामिल हैं गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भूउपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। यानी कृषि के लिए तो बहुत कम जगह बची है, फिर अब खाएंगे क्या? कृषि के लिए हमारे बहुत कम चीज़ बची है, तो इससे यही है आपदा, यानी यही है गंभीर आपदा। ये बहुत बड़ा समस्या समाज के सामने देखने को मिल सकती है आने वाली पीढ़ियों में। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, क्योंकि जमीन, रेगिस्तान या पहाड़ों आदि और जो भूमि है उन पर मकान बनाए जा रहे हैं, ज़्यादातर उनको अन्य कामों में लिया जा रहा है। तो इससे है जो कृषि के लिए भूमि है वो मिनिमम 55% है, सॉरी 54% है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं, यानी हमारे बड़े दादाजी परदादा ये करते आए हैं, आगे दर पीढ़ी अब चलती जा रही हैं। भावी पीढ़ियों के इस भूमि उपयोग का उपयोग करेगी, जो हम भोजन और मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों का भी बल
को भी बल मिला है। इस समय लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% भूमि पर क्षेत्रफल जल अपरदित है और शेष क्षेत्र में लवणीय और क्षारीय है। यानी 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, इस पर तो कृषि की जा रही है। इसमें लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 28% भूमि तो किस में आ रही है? वनों में आ रही है। 56% क्षेत्र जल अपरदित है। 56% ऐसी भूमि है जहाँ पर जल की कमी है। जल की कमी तो है, पर वहाँ पर जल भी पाया जाएगा तो लवणीय और क्षारीय पाया जाएगा, जो फसल क्या किसी के काम भी नहीं आती। और कुछ मानव और हाँ, जो बचा हुआ क्षेत्र है भारत का, उस पर लवणीय और क्षारीय जल ज़्यादातर भरा हुआ है। कुछ मानव क्रियाओं में वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण की मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। कौन कौन से राज्य दिए हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये बहुत ज़्यादा पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। यहाँ पर पशुचारण बहुत ज़्यादा है। गुजरात, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जलक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रिया जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने, खड़िया मृदा और लकड़ी के प्रयोग में बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा के जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, यानी कम हो जाती है। वायुमंडल में धूल विसर्जित हो रही है बहुत ज़्यादा। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है, क्या मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया कम आ जाती है। मतलब लवणीय और क्षारीय और ये जो ऊपर से मिट्टी आती है ना, वो मृदा पर जम जाती है ऊपर आकर परत, तो फिर भूमि जल खींचना बंद कर देती है। भूमि में ताकत भी कैसे कम होती जा रही है? रासायनिक खाद से। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण और चारागाह का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक हम मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टिल्लों का कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ऐसा कहना है जहाँ पर मिट्टी कटती हो, मिट्टी का अपरदन होता हो, वहाँ पर वन ज़्यादा से ज़्यादा अधिक वृक्ष लगाए और मृदा का अपरदन होगा तो पशुचारण नियंत्रण खो बैठेगा, यानी पशु के लिए चरने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। और रेतीले और टिल्लों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर वहाँ पर बहुत स्थिर बनाने के लिए प्रक्रिया की जाए। भूमि की कटाव की रोकथाम ज़्यादातर शुष्क क्षेत्र हैं उनमें की जाती हैं, तो वहाँ पर भूमि की कटाव ना हो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए। मृदा संसाधन, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ये पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है और कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में भी लाखों वर्ष लग जाते हैं। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। मिट्टी के गहरी मृदा बनने में कितने वर्ष लगते हैं? लाखों वर्ष। ऊपरी संस्तर की मृदा, ये ऊपरी संस्तर की मृदा है। उसके नीचे वाली
पैक्स्यते चट्टाने और बालू और घाव सिल्ट व मुक्ति का मृदा आ गई। अधस्तरीय अपक्षय आधारित चट्टाने फिर आ गई है अपक्षय रहित आधारित चट्टाने, फिर इसके नीचे जल आ जाता है। ये है मृदा परिच्छेदिका। आई होप समझ में आया। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक सेल अथवा शस्त्र सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेकों तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदों और अपघटन क्रिया आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। ऐसा नहीं कि जैव जैव से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व और उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार हैं। अब पढ़ेंगे मृदाओं का वर्गीकरण। मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार की उच्चावच हुआ करती जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। भारत के अनेक प्रकार के उच्चावच भूआकृतियां और जलवायु और वनस्पति पाई जाती हैं, यानी पेड़ पौधे और भूमि की आकृतियां जैसी और भूमि ऊंची नीची आदि सब कुछ पाया जाता है भारत में। तो जालोढ़ मृदा आ गई पहले। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और देश के महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी भारत मैदान जालोढ़ मृदा से बना हुआ है। यानी जालोढ़ का मतलब होता है जल के साथ बहने वाली मिट्टी, वो होती है जालोढ़ मिट्टी। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक सक्रिय गलियारे के कारण वे मृदाएं और राजस्थान और गुजरात तक फैली है। क्या फैली है? एक सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये आदि नदियों के डेल्टे भी जालोढ़ मृदा से बने। समझ में आया? डेल्टा, डेल्टा मिट्टी के ढेर को ही बोलता है। और डेल्टा जो मिट्टी के ढेर से बल कट कट के जाते हैं और नदियां उनमें बहती हैं, तो नाम पड़ जाता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, उसे कहता है डेल्टा। समझ में आया? चलो नीचे। यह दोस्तों जालोढ़ मृदा, इमेज देख लो। जालोढ़ मृदा में रेत और सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर की ओर जाते हैं और मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है, यानी मान लीजिए ये यहाँ से कोई नदी बह रही है, यही मान ले हैं, और यहाँ से नदी बह रही गंगा, तो ये धीरे 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 बहती 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 रहेगी। तो फिर यहाँ पर कोई पहाड़ आ गया या कुछ मिट्टी आ गई, तो वो कट 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 करके धीरे धीरे आगे जाएगी आगे वाले क्षेत्रों में। तो धीरे 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 मिट्टी का कोई खुला मैदान आ गया यहाँ पर, तो उस मिट्टी को यहीं पर छोड़ गई, तो जालोढ़ मृदा वहीं पर रुक जाएगी, ये जालोढ़ मृदा कहलाएगी। फिर उसने अलग भाग यहाँ से बना लिया और अलग ही धोरी बन गई, यानी अलग ही पानी बहने लग गया और ढलान वाले क्षेत्र में। तो कुछ दिनों के बाद महानदी, कावेरी आदि नदियों में, कृष्णा आदि नदियों में बदल गई, तो फिर वो डेल्टा निकल गया, यानी मिट्टी के कटकर डेल्टा निकल गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। धीरे धीरे चला जाता है और नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल, भंग के समीप मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों के तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चौक्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। मोटे कण वाली मृदा खाका पाई जाती है, द्वार, चौक्षेत्र और तराई क्षेत्र में पाई जाती है। कणों के कारण या
या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जालोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक तो बांगर और एक खादर। बांगर का मतलब है पुराना जालोढ़ और खादर का मतलब है नया जालोढ़। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियां मात्रा ज्यादा होती है। बांगर में कंकड़ और गंदगी थोड़ी ज्यादा होती है, तो पुरानी मिट्टी का दायरे में आ जाती है, यानी माना जाता है पुराना मिट्टी है, पुराना जालोढ़ नहीं। और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं, यानी बालू रेत की तरह पाई जाती है, मिक्सर वाली पाई जाती हैं। उसमें गंदगी नहीं होती है, इसलिए वो नवीन मृदा की श्रेणी में आ जाती है। आई होप समझ में आया। जालोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर मृदाएं जालोढ़ मृदाएं पोटास और फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊ के कारण जालोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, जहाँ जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा होता है। जहाँ पर कृषि ज़्यादा होगी, जहाँ पर जालोढ़ मृदा होगी, यानी इसमें जालोढ़ मृदा में क्या क्या फसल पाई जाती हैं। पहले तो इसमें पाई जाती हैं गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाज आदि दलहन फसलें जो खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। और इस मिट्टी के अंदर क्या क्या रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है ये मिट्टी। तो जहाँ पर कृषि ज्यादा होगी वहां पर तो जनसंख्या का घनत्व ज्यादा ही होगा, ये तो फिक्स है। सूखे क्षेत्रों में अधिक मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। जहाँ पर सूखा क्षेत्र है वहाँ पर मिट्टी क्षारीय होगी। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अब पढ़ेंगे काली मृदा। काली मृदा क्या है, इसके बारे में जान लो। इन मृदाओं का रंग काला है। इन्हें रेगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को क्या कहा जाता है, रेगर मृदा। एग्जामों में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसमें मुख्यतः कपास की खेती की जाती है। काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है, तो ध्यान रख लेना। काली मृदा किस नाम से जानी जाती है, काली कपास मृदा के नाम से। काली मृदा कपास, काली कपास मृदा। काली मृदा काली मृदा में कपास पैदा होती है, तो काली मृदा कपास, काली कपास मृदा के नाम से जानी जाती है। ये मानी जाती है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, बेसाल्ट और क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं। और लावा, दोस्तों यह है काली मृदा का चित्र, ध्यान से देख लो। चले आगे। जनक सेलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र और सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं और दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी, कृष्णा नदियों, घाटियों तक फैली हुई है। क्या क्या फैली हुई है, जनक सेलों से बनी है और ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर। और दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी, कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। क्या फैली हुई है, काली मृदा। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, यानी चिकनी मिट्टी होती है। इसके अलावा इसमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है और गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। हाँ, इसमें फिर खेती नहीं की जा सकती अगर बारिश आ गई तो बहुत तेज, क्योंकि उन दरारों में पानी चला जाता है और डायरेक्ट नीचे जाता है। इसकी जुताई मानसून प्रारंभ
होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। अब आती है दोस्तों लाल पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी। लाल मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आगन्य चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर, यानी बीच में गंगा बहती है यूपी के इलाकों में, और भी उससे आगे वहाँ पर दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मिट्टियों को लाल रंग रवेदार आगन्य और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण होता है। यानी रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण होता है, क्योंकि इसमें लोहे की तरह लगती है दूर से देखने पर। इनका पीला रंग इनका जलयोजन के कारण होता है। यानी जल के साथ पीला रंग इसलिए होता है, जल के साथ मिट्टी आती है तो वह पीला रंग की तरह ही दिखाई देती है। लेटेराइट मृदा के बारे में भी जान लेते हैं। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जो लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। क्या है? ईंट है, ईंट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। ये भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम है और लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय pH 6.0 होती है। यानी ज़्यादातर लेटेराइट मृदा गहरी होती है और अम्लीय होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों जैसे महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती हैं। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाई जाती है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क वनस्पति भी पाई जाती हैं। यह है दोस्तों लेटेराइट मृदा। पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है और स्थल रूपों पर इनकी स्थिति के अनुसार इनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदा पर काजू की फसल की अधिक उपयुक्त है। मतलब यहाँ पर काजू उगाई जाती है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा, और चाय और कॉफ़ी कहाँ पर उगाई जाती है? चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। अब आती है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा क्या होती है? मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीले और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। हाँ, जैसे राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, लूनी नदी में, सांबर झील में। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक है और मृदाओं की ह्यूमस और नमी की मात्रा भी बहुत कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह भी पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतः संयदन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से क्या किया जाता है? सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में अब हो रहा है। वन मृदा क्या है? जो जंगल में मृदा पाई जाती है। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है। नदी घाटियों में मृदा कैसी होती है? दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन है जो मोटे कणों का होता है।
हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अप्रदन होता है और ये अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। आदि में ये मृदाएं क्या होती हैं? उपजाऊ होती हैं। जहाँ पर नदी सोपान निचले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर नदी घाटियों में। अब आती है मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा के अपरदन को कैसे बचाएं? मृदा अपरदन होता है और उसको कैसे बचाएं इसके बारे में पढ़ेंगे हम। मृदा के कटाव होता है, हाँ, उसके भाव के प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। यानी ये मिट्टी है, तो यहाँ पर बारिश आई तो यहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं है, तो मिट्टी मिट्टी कट 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 के नीचे जा रही है, तो ये मृदा अपरदन है। और ऊपर एक दो पेड़ बच रहे हैं वो भी ढस जाएंगे और धीरे धीरे मिट्टी कटती जाएगी और रेगिस्तान बनता जाएगा। वहाँ पर चारागाह भूमि के लिए भी मुश्किल रह जाएगी। मृदा के बनने और अपरदन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, बहुत ज़्यादा पशुचारण होना, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार ये संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे जैसे क्या हुए पवन, हिम नदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ये रही ऐसी बन जाती है, इन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती है क्योंकि अगर आप जोतोगे तो इनमें टायर फंस जाएगा और ये बहुत बहुत बड़े बड़े खड्डे होते हैं, छोटे मोटे नहीं है। ये इमेज में आपको छोटे लग रहे हैं क्योंकि ये उत्खात भूमि के अंतर्गत आती है। फिर ये जो जोतने लायक नहीं है वो उत्खात भूमि। चंबल बेसिन में ऐसा भूमि को खड्ड भूमि भी कहा जाता है। जो चंबल नदी है उसके पास में बेसिन क्षेत्र पड़ा हुआ है, वहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? खड्ड बेसिन, खड्ड भूमि बोला जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसे स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, उसे चादर अपरदन कहते हैं। यानी जो मिट्टी है ना, ये रहा आपका खेत और इसके ऊपर दूसरे का खेत। अब यहाँ पर हो गया पानी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई यहाँ पर, तो ये कट कट के मिट्टी अब आ गई, इस डोले को तोड़ दी। अब ये धीरे 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 जल के साथ बहकर इस खेत में आ रही है और इस खेत में बहुत ज़्यादा फसल उगी हुई थी। अब उस पर ये पानी के साथ ये मिट्टी आ रही है ना, तो ये क्या है? परत आ गई किसकी? मिट्टी की। तो इसे चादर अपरदन बोलते हैं। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों को मृदा का उड़ा ले जाने के कारण प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। पवन अपरदन उसे कहा जाता है जहाँ पर रेगिस्तान होता है और रेगिस्तान में क्या होता है? जो हवा चलती है बहुत तेज, तो उसके साथ मिट्टी का उड़ना वो पवन अपरदन है, जो दूसरे क्षेत्र में जाकर गिर जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। यानी अगर आपने कृषि गलत तरीके से कर ली तो मृदा अपरदन 100% होगा। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे हल ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं जिसके अंदर से, जैसे वह ढाल वाली खेती है ये, तो आपने इधर से इधर कर दी जुताई और इधर बारिश आ गई तो फिर वो मिट्टी का अपरदन होगा। फिक्स है, जुताई हमेशा उस खेत में ऐसी की जाएगी, तब जाके वो सुरक्षित रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। और ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाएं समानांतर हल चलाने, ढाल के साथ जल की भाव की घटती, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर क्या होता है? समोच्च रेखाएं के समानांतर हल चलाने की होती है। जैसे खेत है, इस पर ढाल है इधर की, तो आपको इधर इधर हल चलाना है, तो वो होती है जल भाव की घटती, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समोच्च जुताई।
ढाल वाली भूमि पर सोपान पाए जा सकते हैं। सोपान कृषि प्रदन को नियंत्रित करते हैं, यानी कर्षण का प्रदन को नियंत्रित करते हैं। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीचों में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं और ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं और इस तरीके से पट्टी कृषि इसे कहा जाता है। इस तरीके क्या कहा जाता है? पट्टी कृषि। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों को पश्चिमी भारत में रेत के टिल्लों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के पर्यावरण की दशा क्या है? सुखो माजरी गांव और झाबुआ जिले ने यह कर दिखाया कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखो माजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था, जो आज 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया है। पर्यावरण के पुनर्जन्म से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन के सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज की आर्थिक समृद्धि भी आती है। सुखो माजरी में 1979 में से 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है और वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार का ये फैसला है कि अधिक से अधिक क्षेत्र को हरा भरा बनाया जाए। मध्य प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि है, उसको भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल जो कि जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। तो इस पार्ट का हो जाता है द एंड। पार्ट अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट हो और बेस्ट लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट मज़े के साथ। तब तक के लिए भाई, जय हिंद दोस्तों।